बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों आप देख रहे हैं डिस्कवर ओरिजिनल और मैं हूं असद। इससे पहले आप इस कहानी की 28 एक साथ सुन चुके हैं। आपके इस 29 मुलाहिजा फरमाएं। इसके साथ ही आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम तर वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहा करें। और साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाजमन लाइक भी किया कीजिए और शेयर भी किया कीजिए और साथ ही कमेंट्स बॉक्स में अपनी आरा से हमें लाजमन मुतल्ला किया कीजिए। हुमैरा खड़ी हो गई थी। इसने कहा, मैंने बुरा नहीं मनाया, जिंदा दिल लोग मुझे अच्छे लगते हैं। तारिक हंसा, पसंद का शुक्रिया। आदमी को वहां भी जिंदा दिली दिखानी चाहिए जहां इसकी गुंजाइश ना हो। तारिक ने अपने बैग से एक छोटा पिस्तौल निकाला। ये तुम्हारे हाथों में सजेगा। उसने पिस्तौल लिया। तारिक सीढ़ियों तक आया और पहले उसने एक खुलदान नीचे फेंका। इस पर नीचे हल्की सी हड़बूंग मची थी। गोया नीचे लोग मौजूद थे और वो हमारी ताक में बैठे हुए थे। मैंने तारिक से कहा, इनके होते हुए निकलना मुश्किल है। क्या तुम्हारे पास और स्मोक ग्रेनेड नहीं है तो सही, लेकिन इस सूरत में हमें भी धुएं से गुजर कर जाना होगा। फिर ये बाहर निकलकर मोर्चा लगा लेंगे। इनका मकसद हमें रोकना है, तब तक बाहर से कुमक आ जाएगी। हम पीछे से नहीं निकल सकते? कुमैरा ने पूछा। इस मकान में आमदोरफ्त के लिए बस एक ही दरवाजा है, हमें इसी से गुजर कर जाना होगा। तब क्या करें? तारिक ने पहले अपना सर और फिर दाढ़ी खुजाई। आखिर में हुमैरा की तरफ देखा। मसला फिर खातून का है, ये ना होती तो हम सरधड़ के बाजी लगाकर भी निकल जाते। ये काम हम दोनों कर सकते हैं। मैंने कहा, नहीं तुम यहीं रुको, मैं जाता हूं। तारिक ने राइफल संभाली और मोहतात कदमों से सीढ़ियां उतरने लगा। मगर एक बात वो भी भूल गया था कि उसके पांव इन लोगों को पहले नजर आ जाते, और ऐसा ही हुआ। अभी वो निस्फ सीढ़ी तक पहुंचा था कि नीचे से तड़ातड़ फायरिंग हुई और गोलियां उसके पैरों के पास सीढ़ियों पर लगी थी। वो उछलता हुआ वापस आया और हाँफते हुए बोला, कम वक्त मुंतजिर बैठे हैं, सीढ़ियों से जाने में बहुत रिस्क है। मैंने इसी लम्हे फैसला कर लिया। सुनो, यहाँ एक टेरेस भी तो है। हुमैरा बोली, जब ये मुझे लाए थे और गाड़ी से उतारा था तो मैंने देखा था। मैंने और तारिक ने एक दूसरे की तरफ देखा। ये ख्याल तो हमें आया ही नहीं था। हम इमारत के सामने वाले हिस्से में थे। तारिक ने हमें वहीं रुकने का इशारा किया और राहदारी में उस तरफ गया था। मुझे पूछने का मौका नहीं मिला कि वहां कोई था या नहीं, लेकिन तारिक का इत्मीनान बता रहा था कि वहां कोई था भी, तो उसने निमट लिया था। इसके जाते हुमैरा ने कहा, यह किस किस्म का जर्नलिस्ट है? दरअसल ये एक एनजीओ के लिए काम कर रहा है जो आर्गन पायरेसी के खिलाफ काम कर रही है। इसका कहना है कि आम सहाफी नहीं है और मुजरिमों के खिलाफ अपने तौर तरीके से लड़ता है। इस तरह हुमैरा ने लाउंज की तरफ इशारा किया। इसी ने इस शख्स को शूट किया था ना, जो हम पर फायरिंग करने वाला था? बिल्कुल, और इसने नीचे भी एक शख्स को मारा है। मुझे ये माहिर जंगजू लगता है। दरहकीकत तुम्हें आजाद कराने का यह प्लान इसी ने बनाया और अमल किया। मैं तो इसके साथ हूं। जी नहीं, आपने भी बहुत कुछ किया है, उसने जल्दी से कहा। आप किसी से कम नहीं है। वैसे आपको कैसे पता चला कि मैं यहां कह दूं? ये मैं तुम्हें यहां से निकल कर बताऊंगा, मैंने कहा। मुझे कब वालों के साथ नीचे वालों की फिक्र भी थी। हुमैरा ने नॉर्मल आवाज में टेरेस का जिक्र किया था, और अगर नीचे वालों ने सुन लिया था तो वहां भी मोर्चा लगा सकते थे। यह बंगला सबसे अलग थलग था और इम्कान कम था कि फायरिंग का शोर बाहर तक नहीं गया होगा। लेकिन यह बात यकीनी थी कि गौहर शाह एंड कंपनी तक इत्तला पहुंच गई होगी और इनकी तरफ से कुमक रवाना कर दी गई होगी। अगर वो भी आ जाती तो हमारे लिए यहां से निकलना और भी मुश्किल हो जाता। इसीलिए मैं तारिक आ गया। उसने कहा, रास्ता है लेकिन खतरा है, नीचे को घात लगाए बैठा होगा। वो तो यहां भी लगाए बैठे हैं। मैंने कहा, मेरे साथ आओ। तारिक ने राहदारी की तरफ जाते हुए कहा। एक कमरे के सामने से गुजरते हुए मैं और हुमैरा टिटके, क्योंकि खुले दरवाजे से अंदर बेड पर पड़ी दो बेलिबास लाशें साफ दिखाई दे रही थी। मर्द के हाथों में पिस्तौल था, लेकिन इससे पहले वो उसे इस्तेमाल करता तारिक ने उसे शूट कर दिया था। औरत भागने की कोशिश में फायरिंग की जद में आई थी, क्योंकि उसकी उल्टी पड़ी लाश मर्द के पैरों में पड़ी थी। हुमैरा ने जल्दी से रुख फेर लिया। तारिक टेरेस का दरवाजा खोले हमारा मुंतजिर था। उसने इशारे से कहा कि हम जल्दी आए। टेरेस असल में बंगले के सामने वाले बरामदे के ऊपर था। यह सामने से गोल दायरे में था और दाएं बाएं पतली सी गैलरी इमारत के सिरों तक जा रही थी। हम यहां से उतरते तो लाजमी नीचे घात लगाए दुश्मन के जद में आ जाते। मैं बाई तरफ आया जहां इमारत चार दीवारी के करीब थी। दरमियान में सिर्फ 4 फुट की जगह थी। मैं वापस आया और तारिक से कहा, अगर रस्सी की सीढ़ी यहां से बराह रास्त बाहर फेंकी जाए तो हम इसके सहारे उतर सकते हैं। यह मुश्किल काम है, सीढ़ी ज्यादा तवील नहीं है। रस्सी है? हाँ है। उसने बैग से निकालकर एक लच्छा दिखाया। ऐसा करो, तुम जाकर इन्हें सीढ़ी पर उलझाओ, मैं यहां से नीचे जाता हूं। हुमैरा बेचैन हो गई। नहीं, इसमें बहुत खतरा है, यहाँ रोशनी है और आप साफ नजर आएंगे। इसलिए मेरी नजर उस मोटे बिजली के तार पर गई जो नीचे बाहर खंबे से मीटर तक आ रहा था। वो यहां से कोई 20 फुट की दूरी पर था। मैंने तारिक से कहा, क्या इसे निशाना बना सकते हो?
अंधेरा हमारे लिए मुफीद होगा। कोशिश करता हूं, उसने राइफल निकालते हुए कहा और उसे टेरेस के रेलिंग पर रखकर फायर किया, मगर निशाना खता गया। उसने दूसरी, तीसरी और फिर चौथी गोली चलाई, मगर कोई भी गोली तार को नहीं लगी। 20 फुट की दूरी से 1 इंच से भी कम मोटे तार को निशाना बनाना यकीनन आसान नहीं था। इसमें महारत के साथ साथ किस्मत की भी जरूरत थी। तारिक ने सांस रोककर 5वां फायर किया और चिचराहट की आवाज के साथ बंगले की तमाम रोशनियां बुझ गईं। तार कट गई थी। मैंने बेसाख्ता तारिक का शाना थपका। उसने कहा, मैं अंदर जा रहा हूं, तुम भी नाइट विजन इस्तेमाल करो, कोई आसपास हो तो उससे नजर आ जाएगा। मैंने नाइट विजन आंखों पर किया और रस्सी टेरेस की रेलिंग से बांधी। यह धात की बनी हुई मजबूत रेलिंग थी जो सीमेंट के छोटे छोटे आराइशी सतूनों पर फिक्स की गई थी। मैंने लच्छा यूं शाने पर ले लिया कि जैसे जैसे मैं नीचे जाता वो खुद खुलता रहता। दूसरी तरफ पांव लटकाकर मैं नीचे उतरा। खुमैरा मुस्तरिब थी, मगर उसने मुझे रोका नहीं। वो जानती थी कि हम जिस सूरत हाल से दो चार थे, इसमें खतरा मोल लिए बगैर निकल नहीं सकते थे। नीचे बरामदे में 4 आराइशी सतून लगे हुए थे और मैं सिरकता हुआ एक सतून तक आया। मैं रस्सी उसकी सीध में बांधी थी। इसकी आड़ में मुझे किसी कदर तहफ्फुज भी हासिल था। मेरी कोशिश थी कि कोई आवाज पैदा ना हो। अचानक ही अंदर से फायरिंग की आवाज आई। तारिक ने अपने काम को शुरू कर दिया था। इसकी राइफल बेआवाज थी। नीचे मौजूद अफराद के पास ऐसा असलहा था जो शोर कर सकता था, मगर फायरिंग की बाहर तक आने वाली आवाज बहुत मामूली सी थी। अगर कोई बंगले के सामने से गुजरता तो शायद उसे गौर करने पर सुनाई देती। मुमकिन तौर पर इमारत को साउंड प्रूफ रखा गया था ताकि यहां होने वाली सरगर्मियों की आवाजें बाहर तक न जा सकें। मैं इतना नीचे आया कि बरामदा नजर आने लगा। यहां कोई नहीं था। मैं मजीद नीचे आया और अब मैं फर्श से 5 फुट ऊपर था। अचानक दाखिली दरवाजा खुला और एक शख्स बाहर आया। इसके हाथ में मौजूद हथियार का रुख मेरी तरफ था। इसे देखते ही मैंने रस्सी ढीली छोड़ दी और तेजी से नीचे गिर गया था। इसलिए उसने फायर किया और ऊपर से हुमैरा ने चीख मारी थी। मैं पुश्त के बल गिरा था और पहलू में तकलीफ हुई तो मुझे लगा जैसे गोली लग चुकी है, लेकिन मैं इस तकलीफ को भूलकर अपने पिस्तौल को टोलने लगा जो बेल्ट में लगा था और गिरते ही इससे निकल गया था। इधर पिस्तौल मिला और उधर मुझ पर फायर करने वाला बरामदे की रेलिंग के ऊपर से नमूदार हुआ। मैं उसे देख सकता था और वो तारीकी में इतनी आसानी से मुझे तलाश नहीं कर सकता था, इसलिए उसने आते ही अंदाजे से फायर किया। मैं बाल बाल बचा था। गोली मेरे साथ फर्श पर लगी और उसने शोले की चमक में मुझे देख लिया, लेकिन इससे पहले वो फायर करता मैंने पिस्तौल ऊपर करते हुए फायर कर दिया और वो झटके से पीछे गया। गोली उसे लगी थी या वो बचते हुए पीछे गया था, मैं यकीन से नहीं कह सकता था, मगर मैंने खड़े होने की हमाकत नहीं की क्योंकि बरामदे की रेलिंग भी इसी तरफ छोटे आराइशी सतूनों वाली थी और इसमें जगह जगह खला थे। मैंने खला से हाथ अंदर करके लगातार फायर किए और इस बार चीख सुनकर मेरा दिल बाग बाग हो गया था, मगर साथ ही पिस्तौल का मैगजीन भी खाली हो गया। मैंने तेजी से मैगजीन तब्दील किया और खिसकते हुए बरामदे की दीवार के साथ अंदर झांका। मेरा शिकार बरामदे के वस्त में पड़ा एड़ियां रगड़ रहा था और उसके सीने से गहरे सब्ज रंग का लहू उबल रहा था। नाइट विजन हरारत वाली चीजों को सब्ज दिखाता है, इसलिए इसका खून सब्ज नजर आ रहा था। इसी लम्हे मेरे मोबाइल ने बेल दी और मैंने फुर्ती से निकालकर कॉल रिसीव कर ली। दूसरी तरफ तारिक था। तुमने क्या किया है? एक को लुढ़का दिया है, अब तुम और हुमैरा नीचे आ जाओ, मैं कवर दूंगा, मैंने कहा। मैं आ रहा हूं। उसने कॉल बंद कर दी। मैंने एड़ियां रगड़ते इस शख्स को देखा। वो साकित हो चुका था। अब मर गया था या बेहोश था यह कहना मुश्किल था। कुछ देर बाद हुमैरा ऊपर से डरते डरते और किसी का तकलीफ के साथ नीचे आई। तकलीफ उसे गोली वाले जख्म की हो रही थी। मैंने उसे संभाल लिया। तारिक इतनी तेजी से आया कि मैं बमुश्किल उसके नीचे आने से बचा था। बताकर नहीं आ सकते थे, मैंने खफकी से कहा। वक्त नहीं है, वो हाँफते हुए बोला। वो लोग निकल आए हैं जो लाउंज वाले कमरे में थे। मैं नीचे ना आता तो मारा जाता। इसी लम्हे किसी ने ऊपर से फायरिंग की और हम जल्दी से टेरेस के नीचे निकले छज्जे की आड़ में हो गए। ये एक नई मुसीबत थी। हम खुले में नहीं जा सकते थे क्योंकि खुले में जाते ही इनकी नजरों में आ जाते। एक आदमी अंदर भी था। बरामदे में आते ही तारिक ने बेसुध पड़े आदमी को उठाया और मुझसे कहा, दरवाजा खोलो। मैं लात मारकर दरवाजा खोला और तारिक उसे पकड़े हुए अंदर दाखिल हुआ। अंदर से 2 गोलियां चली जो बेसुध आदमी के जिस्म में उतर गईं और तारिक ने फायरिंग करने वाले को शूट कर दिया। मारधाड़ से यह भरपूर सीन अब खुल गया था क्योंकि खुले में की जाने वाली फायरिंग की आवाजें यकीनन दूर तक गई होंगी और यह पोश इलाका था, इसलिए पुलिस भी आने में देर नहीं लगाती। नीचे मौजूद आखिरी आदमी से भी निमटकर तारिक ने लाश को बेपरवाही से एक तरफ धकेल दिया और वापस आया। उमर एक सतून के साथ दुबकी हुई थी। ऊपर जिन्होंने फायरिंग की थी अब वो बुलबुला रहे थे। मैंने पूछा, अब क्या करें? ऊपर वो मौत के फरिश्ते आ गए हैं। वो 2 हैं और पागल हो रहे हैं। इन दोनों को शायद मैंने जख्मी किया है। मैंने ऊपर से आती गालियों को नजरअंदाज करते हुए कहा, इसलिए ये पागल हो रहे हैं। इनका कुछ करना होगा।
तारिक ने कहा और बरामदे की रेलिंग से पांव टिकाते हुए बराबर में दीवार के साथ बनी कच्ची क्यारी में उतर गया, जिसमें बेशुमार तादाद में छोटे छोटे खुश रंग फूल लगे हुए थे। वो तारिक के भारी कदमों तले आकर रोंदे गए, मगर फिलहाल हमें फूल पौधों की बजाय अपनी जान की फिक्र थी। तारिक दीवार के साथ साथ लगा हुआ आगे बढ़ने लगा और उसने राइफल का रुख ऊपर की तरफ किया हुआ था। तकरीबन 20 फुट दूर जाकर उसे मौका मिला और उसने बेआवाज फायर किया। जवाब में ऊपर से एक शख्स पक्के फल की तरह पक्के फर्श पर गिरा। हुमैरा ने इस मौका पर हल्की सी चीख मारना मुनासिब समझा। मैंने खफकी से कहा, खामोश नहीं रह सकती। सॉरी, वो खफीफ हो गई। माना कि मौका बे मौका चीख मारना खवातीन का हक है, मगर इस वक्त नहीं है, मैंने कहा, और इसीलिए में तारिक ने दूसरा शिकार कर लिया। वो नीचे नहीं आया बल्कि ऊपर ही तड़पने और शायद दम तोड़ने लगा। कम से कम उसकी आवाजों से तो ऐसा ही लग रहा था। अब रास्ता साफ था। तारिक ने मुझसे कहा, तुम दोनों आगे चलो, मैं कवर दूंगा, मुमकिन है कोई और भी ऊपर हो। हम बरामदे से नीचे आए और दौड़कर पहले गेट के आगे खड़ी गाड़ी की आड़ में हो गए। तारिक राइफल का निशाना लिए उल्टा चलता हुआ आया, लेकिन ऐसा लग रहा था अब मुजाहमत करने वाला कोई बाकी नहीं रहा था। गाड़ी अच्छी थी मगर लाख थी। इसकी चाबियों की तलाश में अंदर जाना हमाकत होती, इसलिए किसी को आसपास न पाकर तारिक ने कहा, चलो तेजी से बाहर निकलो। हम दौड़कर छोटे गेट से बाहर आए। आसपास सन्नाटा था और फिलहाल इस बंगले में होने वाले हंगामे का रद्दअमल कहीं नजर नहीं आ रहा था, मगर हम तेजी से बंगले के साथ वाली सड़क पर आए। हुमैरा ने पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? हमारी गाड़ी जरा दूर खड़ी है, मैंने कहा, और इसी लम्हे मेन रोड पर किसी गाड़ी की तेज रोशनी नमूदार हुई और फिर एक बड़ी स्याह जीप आकर रुकी। इसे दूसरी तरफ फ्रंट सीट से कूद कर कोई उतरा था और उसने बोनट पर राइफल रखते हुए कहा, बस अब रुक जाओ। वो ताइज था। इसके राइफल का रुख हमारी तरफ था। हमारे पास अपने हथियारों को इस्तेमाल करने का कोई मौका नहीं रहा था। हम साकित रह गए थे। हुमैरा कांप रही थी और मुझसे चिपक गई थी। खुद मेरी हालत अच्छी नहीं थी, लेकिन तारिक ने सुकून से पूछा, अगर हम ऐसा ना करें तो तुम क्या करोगे? मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। कर दो, वो बेपरवाही से बोला। अगर हमने हथियार डाल दिए तो तुम बाद में भी सुकून से और तड़पा तड़पा कर मारोगे। इससे बेहतर है कि यहीं कत्ल कर दो। वैसे पुलिस आने वाली होगी और तुम्हारी जान बख्शी भी इतनी आसानी से नहीं होगी। तारिक ने डराने की कोशिश की। बको मत, ताज गुर्राया, मैं आखिरी बार कह रहा हूं, हथियार फेंक दो। ताज की पहली वार्निंग से तारिक ने उसकी कमजोरी भांप ली थी। इसे हमें शूट करना होता तो हमें खबरदार ही नहीं करता, गाड़ी से उतरते ही शूट कर देता। इसके पास खुद कार राइफल थी, एक की ब्रेस्ट सबके लिए काफी होता, मगर वो हमें अपने कब्जे में चाहता था, इसलिए हथियार फेंकने पर जोर दे रहा था। बैरूनी फायरिंग हुए भी कई मिनट गुजर चुके थे और अब तक मकामी गार्ड भी नजर नहीं आए थे। यह मुमकिन ही नहीं था कि खुद कार हथियारों की फायरिंग की आवाज दूर दूर तक न गई हो, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मकामी गार्ड्स भी बिल्कुल खामोश होकर बैठ गए थे। मैं ये सब सोच ही रहा था कि अचानक ही ताज पर कहीं से फायर किया गया। ताज का ध्यान बटा ही था कि तारिक ने खुश होकर कहा, ये काम किया ना उसने, अब भागो। हम तीनों बैक वक्त भाग उठे। हमारा रुख अब कार की तरफ था, इसीलिए मैं सड़क के दूसरी तरफ से सरफराज नमूदार हुआ और भागता हुआ हमारी तरफ आया। दरअसल तारिक ने उसे देख लिया था और वक्त जाया कर रहा था कि सरफराज पीछे आकर ताज पर वार कर सके। उसने ऐसा ही किया। उसे देखकर हमारी रफ्तार जरा कम हो गई थी। उसने करीब आकर हाँफते हुए कहा, मुझे कहाँ छोड़े जा रहे हो? फायर तुमने किया था? मैंने पूछा। हाँ, उसने कहा और हुमैरा की तरफ देखकर दांत निकाले। शुक्र है जी, आप मिल गई, मेरी रकम भी मिल जाएगी। तुम्हें रकम की फिक्र है? हुमैरा ने खफगी से कहा। आपकी भी थी जी। सरफराज ज्यादा ही खुश था। मैंने तुम्हें देख लिया था, तारिक ने खफगी से कहा। फायर करने में इतनी देर क्यों की? इससे पहले जी किसी बंदे पर गोली नहीं चलाई ना, सरफराज ने वजाहत पेश की। हम रुक कर बाकायदा खुशकपियों में लग गए थे और चंद लम्हों के लिए ताज को बिल्कुल ही भूल गए थे। अब रुके क्यों हो? रफ्तार तेज करो। तारिक जो पीछे भी देखता जा रहा था तेज लहजे में बोला। वो गाड़ी में बैठ गया है। वो गाड़ी में तेजी से हमारे पीछे आ सकता था, इसलिए हमने फिर रफ्तार तेज की। हुमैरा साथ देने की कोशिश कर रही थी, मैं उसे खींच रहा था। इसी चक्कर में हम पीछे रह गए। तारिक सबसे आगे निकल गया था। गालबन वो कार स्टार्ट करके लाना चाहता था कि हम जल्द अज जल्द यहां से निकल जाएं। इसके पीछे सरफराज था। मैंने एक बार मुड़कर देखा तो जीप गायब थी। ताज हमारे पीछे नहीं आया था। शायद वो चक्कर काट कर किसी और तरफ से नमूदार होता। उसकी डटाई और साबित कदमी मैं देख चुका था। वो पहले भी किसी भूत की तरह हमारे पीछे लगा था और उसकी कोशिश थी कि हमें कत्ल करके ही जाए। इसलिए हुमैरा की हालत खराब होने के बावजूद मैं रुकने को तैयार नहीं था। एक बार वो लड़खड़ाई तो मैंने उसे खींचकर अपने शाने पर डाला और हर मुमकिन तेजी से आगे भागा। वो कसमसा, ये क्या कर रहे हैं? खामोश पड़ी रहो, हिलो मत, मेरा तवाजुन बिगड़ जाएगा, मैंने हाँफते हुए कहा।
इसीलिए मैं तारिक कार तक पहुंच चुका था। सरफराज उसके पीछे था। हम अभी इनसे कोई 50 गज की दूरी पर थे। तारिक शेराड स्टार्ट करके हमारी तरफ ले आया। मैंने हुमैरा को उतार दिया। सरफराज ने फ्रंट सीट का दरवाजा खोला और सीट से जरा आगे झुकाई। हुमैरा अंदर घुसी और मैं बाइक की तरफ लपका। मैं उसे यहां नहीं छोड़ सकता था। चाबी लगाकर किक मारी मगर इंजन खरखरा कर रह गया था। मैंने फिर कोशिश की और लगातार करता रहा मगर बाइक टच से मस नहीं हुई। पता नहीं क्या हुआ था। अभी 1 घंटा पहले तो ठीक ठाक थी। तारिक ने आवाज दी, इसे छोड़ दो, गाड़ी में आ जाओ। इसे नहीं छोड़ सकता, ये मेरे नाम होने वाली है, मैंने हाँफते हुए कहा। तारिक ने आसपास देखा और बोला, वो आगे वाले बंगले की दीवार के साथ खड़ी कर दो। मैं बाइक लेकर भागा और इसे बंगले की दीवार के साथ यूं खड़ा कर दिया जैसे इसका ताल्लुक बंगले के किसी फर्ज से हो। इसका इम्कान कम ही था कि गौहर शाह की कोठी में होने वाली मारा मारी से इसका कोई ताल्लुक निकल आए। मैंने सोचा कि फिर इसे ले जाऊंगा। मैं बाइक खड़ी करके कार की तरफ आया और इसके पीछे वाले हिस्से में आ गया। मेरे बाद सरफराज अभी बैठ रहा था कि तारिक ने कार चला दी। वो गिरते गिरते बचा। उसने धड़ाम से दरवाजा बंद किया और बोला, मुझे तो बैठने देते। इतना वक्त नहीं था, तारिक ने कभी आईने में देखते हुए कहा। इससे पहले पुलिस आए, हमें यहां से निकल जाना चाहिए। वो ठीक कह रहा था। ये पोश इलाका था और यहाँ गलियां सीधी थी, लेकिन खतरा पुलिस मोबाइल से नहीं था। मोबाइल के लिए इस कार का पीछा करना मुमकिन नहीं था। खतरा ताज से था। वो खुद भी कम नहीं था और उसके पास जीप भी बहुत ताकतवर थी। मैंने तारिक को खबरदार किया। इसने तेज रफ्तारी से 2 गलियां क्रॉस की और फिर मेन रोड की तरफ मुड़ गया। इसने हमसे कहा, हथियार तैयार रखो, हो सकता है वो कहीं मुंतजिर हो। उसका इशारा ताज की तरफ था। सरफराज ने नफे में सर हिलाया, वो जख्मी है, मैंने कब से उसकी कमर में गोली मारी थी। तुम उसे नहीं जानते, वो बहुत खतरनाक आदमी है, मैंने कहा और पलट कर देखा मगर फिलहाल दूर तक कोई गाड़ी नहीं थी। हम मेन बोलीवर रोड पर मुड़े और तेजी से रिंग रोड की तरफ जाने लगे। ऐसा लग रहा था कि ताज ने भी यहां से निकल जाने में आफियत समझी थी, मगर ये हमारी खुशफहमी थी। जब हम जेरे तामीर फ्लाईओवर के पास पहुंचे तो अचानक एक तरफ मिट्टी की ढेर के अकब से ताज की जीप बरामद हुई और गुर्राती हुई हमारी कार की तरफ लपकी। तारिक का खदशा दुरुस्त साबित हुआ था। वो हमारा इंतजार कर रहा था मगर उसकी यह हरकत गैर मुतवक्का थी। हमारा ख्याल था कि वह हथियार इस्तेमाल करेगा, लेकिन उसने हथियार की जगह गाड़ी इस्तेमाल करने का फैसला किया था। जीप मुश्किल से 30 गज दूर थी और वो जिस रफ्तार से आ रही थी हमारा बचना मुश्किल था। वो दाएं तरफ से आ रही थी और ड्राइविंग सीट इसका निशाना थी। अगर तारिक रफ्तार बढ़ाता तो ताज भी रफ्तार बढ़ाता, मगर तारिक ने उसके बरक्स किया। उसने एक लम्हे को एक्सीलरेटर देकर अचानक पूरा ब्रेक दबाया। शदीद झटके से कार की रफ्तार कम हुई और हम सब आगे की जानिब गिरे। सरफराज ने डैशबोर्ड को टक्कर मारी और चिल्लाया। मैंने बर वक्त अगली सीट पर हाथ रखा, इसलिए तसादुम की रफ्तार कम हुई थी। अलबत्ता हुमैरा तारिक वाली सीट से टकराई थी। उसने भी चीख मारी और इसी लम्हे जीप आकर कार के बोनट के अगले हिस्से से टकराई और उसे धकेलती हुई आगे निकल गई। अगर तारिक बर वक्त और पूरी कुव्वत से ब्रेक न लगा था तो जीप कार के पूरे पैसेंजर पोर्शन को रोन देती, मगर इस वक्त सिर्फ इंजन का बेड़ा गर्क हुआ था और कार घूम कर रह गई थी। इसके साथ चलने को हम भी घूम गए थे, मगर जख्मी होने या मारे जाने से बच गए थे। कार घूमी और इसका रुख उस तरफ हो गया जहां से हम आ रहे थे और ताज की जीप आगे निकल कर रुक रही थी। वो नहायत ढीठ शख्स साबित हुआ था। सरफराज के बयान के मुताबिक उसकी कमर में गोली लगी थी और वो इस हाल में भी हमें खत्म करने की फिक्र में था। इसे पीछा छुड़ाओ तारिक, मैंने चिल्लाकर तारिक से कहा जो कार से निकलने की कोशिश कर रहा था। वही तो कर रहा हूं, उसने बाहर निकलते हुए कहा। जीप अब रिवर्स में आ रही थी। तारिक ने बाहर आकर अपना पिस्तौल निकाला और जीप के पिछले पहियों का निशाना लेने लगा। इसके तीसरे फायर पर जीप का एक टायर धमाके से फटा और वो डगमगा कर रुकी थी कि तारिक ने दूसरा टायर भी उड़ा दिया। अब जीप नाकारा हो गई थी। तारिक तेजी से वापस आया। उसने हमसे कहा, बाहर निकलो, ये बेकार हो चुकी है। हम असले समेत शेराड से उतर आए। जीप की तरफ से खामोशी थी और ताज ने नीचे उतरने की कोशिश नहीं की थी। वह यार आदमी जानता था कि जीप से बाहर आने की सूरत में उसे कम से कम 3 मुसल्लह अफराद का सामना करना पड़ेगा, इसलिए वो अंदर दुबका हुआ था और इसी वजह से हमें वहां से निकलने का मौका मिला। हम बाहर आए और शेराड की आड़ में रेत के उस टीले की तरफ भागे जिसके पीछे ताज घात लगाए बैठा हमारा मुंतजिर था। इस बार मैं और हुमैरा सबसे आगे थे। सरफराज हमारे पीछे और तारिक सबसे पीछे था। क्योंकि मिशन मुकम्मल हो गया था इसलिए टीले की आड़ में आते ही उसने सबसे पहले पेट पर बंधी बेल्ट उतारी। ये पतलून बेल्ट के अलावा थी और इसका मकसद तेज हरकत के लिए पेट के गुंबद को हद में रखना था कि वो रुकावट ना बने। इसे सांस लेने में आसानी हुई तो वो लंबे लंबे सांस लेने लगा। मैं टीले की आड़ से झांक कर देख रहा था। मैंने तारिक को याद दिलाया, वो करीब ही मौजूद है और फिर पुलिस के आने का खतरा है। हमें जल्द अज जल्द यहां से निकल जाना चाहिए। पैदल? हुमैरा ने परेशान होकर कहा। मुझ में चलने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है।
पैदल चलें तुम्हारे दुश्मन। तारिक ने मूड में आते हुए कहा, ये नाजुक पांव पैदल चलने के लिए नहीं बनी है। शायद इससे काम नहीं चलेगा। मैंने उसे खबरदार किया, गाड़ी का बंदोबस्त करना पड़ेगा। बंदोबस्त भी यही करेंगी। तारिक ने कहा तो हुमैरा हैरान हुई, मैं कहां से करूं? क्या कॉल करके कैब बुलवाऊं? यह आइडिया भी बुरा नहीं है, मगर कैब आने से पहले दुश्मन और पुलिस आ जाएगी, इसलिए पहले आइडिया पर अमल करना होगा। कौन से आइडिया पर? मैंने दरियाफ्त किया। देखो, हम हराम सूरत मर्दों को देखकर इस वक्त कोई शैतान भी गाड़ी नहीं रोकेगा, लेकिन अगर ये खातून, मैं लड़की हूं, हुमैरा ने तस्दीक की। ओके, ये यंग गर्ल जरा परेशान हाल और अकेली किसी गाड़ी को रुकने का इशारा करे तो क्या वो नहीं रुकेगी? रुकेगी जी। सरफराज ने दांत निकाले। बेशक इसे कोई फरिश्ता ड्राइव कर रहा हो तब भी, और बेशक ब्रेक भी ना हो। मैंने तायद की, जिस पर हुमैरा किसी कदर खफा नजर आने लगी, मगर उसने तजवीज से इनकार नहीं किया। बहरहाल रिंग रोड पर इस तजवीज पर अमल दरामद के लिए हमें यहां से तो कुछ दूर जाना ही था, इसलिए हम चल पड़े। हमारा रुख पुराने लाहौर वाली सिमत था। यहाँ जा बजा मशीनरी मौजूद थी और इनकी हिफाजत के लिए रोशनी का भी माकूल इंतजाम था, मगर कोई चौकीदार नजर नहीं आ रहा था।